खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट है मियाँ शाहिद साहब। मेहमानों की तारफ से पहले रन डाउन आपकी खिदमत पेश कर दें। ज़्यादातर आज हम इकॉनमी पे बात करेंगे। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे के बाद आलमी मंडियों में तेल पाकिस्तान में कब तक सस्ता होगा, और अब तो वो सुना है 67 पर बैरल पर आ चुका है। हम अपने माहरीन से पूछेंगे ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, मगर क्यों रिलक्टेंस नज़र आती है ऑन द पार्ट ऑफ आर डिसीजन मेकर्स के हम अब उसके हम मेन इस तब्दीली के यानी हम थे कैटलिस्ट, लेकिन क्यों हम फ़ायदा नहीं उठा, हालांकि हमें इस फ़ायदे की शदीद ज़रूरत है। ट्रंप की जानब से चीनी सोलर पर पाबंदियों के बाद दुनिया में सस्ते सोलर पैनल्स का सैलाब इसलिए आ गया कि अभी मैं गूगल करके देख रहा था 85% सोलर पैनल जो हैं वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है और बड़े सस्ते हैं। इस पर बात करेंगे। ऑटो पॉलिसी के हवाले से आखिर में हमारे साथ एक मेहमान होंगे, क्योंकि ये क्या सिलसिला है, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं, बुरी हो भली मोटर बाइक कार हमें खुद ही अपना टेक केयर करना पड़ता है। मगर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़र्रुख सलीम साहब, माहिर मईशत हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, अलाउ मी टू बिगिन विद यू कि अब क्या अमर माने है ये ख्याल या ये भी एक ख्वाब था कि जब पाबंदियाँ हटेंगी, एक वो आयल की वो अपना पाइपलाइन लेके आए हुए थे और अभी यहाँ पर यूँ कहा जा रहा है, कभी कहते हैं अब आपको पता नहीं ईरानी आयल में कीड़े पड़ चुके हैं, उसका रंग ऐसे होता है, हम उसको जो है यहाँ रिफाइन नहीं कर सकते। वाइल स्मगलर्स आर सेलिंग ईरानियन आयल इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। तो ये इस तरह के आम आदमी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, 3 हक़ाइक़ से शुरू कर लेते हैं और फिर उससे आगे मुमकिन और पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। 3 हक़ाइक़ ये हैं कि पहली हकीकत है कि पाकिस्तान और ईरान का 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। दूसरी हकीकत ये है कि बॉर्डर के उस पार 208 अरब बैरल तेल के ज़ेर ज़मीन पड़े हैं, ये कन्फर्म रिजर्व हैं। और तीसरी हकीकत ये है कि बॉर्डर के उस पार 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस की पड़ी। अब ये 3 हक़ाइक़ सामने रख लीजिए और इसके ऊपर पोटेंशियल्स अगर जो देखना शुरू करें, पहला तो एक पाक ईरान पावर ग्रिड बनाई जा सकती है। देखिए, हम 204 मेगावाट बिजली, सस्ती बिजली ऑलरेडी ईरान से ख़रीद रहे हैं। अगर 204 मेगावाट ख़रीद रहे हैं, ये 500 पे जा सकती है, ये 1000 मेगावाट कर सकते हैं, ये 3000 मेगावाट तक जा सकती है। जो बॉर्डर एरियाज़ हैं हमारे बलूचिस्तान के ईरान के साथ मिलते, वहाँ पे हम बेशुमार सस्ती बिजली जो ऑलरेडी ईरान के साथ हम वायदा कर चुके हैं वो बढ़ाया जा सकता है। आपने गैस पाइपलाइन का जिक्र किया। देखिए, गैस पाइपलाइन 1995 में वो कहीं जरदारी साहब गए थे और वो सिग्नेचर हुई थी, उससे मामला बहुत आगे जा चुके। अब सिर्फ एक पाइपलाइन या एक गैस की पाइपलाइन से मामला एनर्जी कॉरिडोर की तरफ निकल गया। अब आप देखिए कि सिंगापुर जो है उसने अपनी ताकत बनाई एक कॉरिडोर की बेस के ऊपर। रोटरडम तो सारा शहर जो है वो तारीखी बना वो कॉरिडोर के दौर के ऊपर। फुजेरिया में बड़ा पावरफुल एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो कॉरिडोर का मतलब ये है कि बॉर्डर के उस पार हमारे पास 208 अरब बैरल तेल भी है, गैस भी मैंने आपसे जिक्र किया। बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान बॉर्डर इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जा सकते हैं और कॉन्सेप्ट ये है कि ईरान की गैस, ईरान का तेल, पाकिस्तान की ज्योग्राफी, पाकिस्तान के पोर्ट्स और पाकिस्तान की जो रसाई है, जो एक्सेस है, अरेबियन सी के लिए शॉर्टेस्ट है, चीन के लिए शॉर्टेस्ट है, भारत के लिए शॉर्टेस्ट है, वो सेंट्रल एशिया के लिए शॉर्टेस्ट है, साउथ एशिया के लिए शॉर्टेस्ट है। अब आप सोचिए कि इतना तेल और इतनी गैस पड़ी है और जो तरसे बैठे हैं 2 बड़ी ताकतें गैस के लिए और तेल के लिए, वो इस खित्ते में चीन है और भारत है। और बीच में जोग्राफिया ऐसा अल्लाह मियां ने बनाया है कि बीच में पाकिस्तान बैठा है। तो ये सारे गैस के और तेल के ज़खायर जो हैं, सब ये गुजरना तो पाकिस्तान के थ्रू हैं और इनके इवेंचुअल बायर जो हैं वो चीन और भारत हों। तो हम सिर्फ टॉल लेंगे या हम जो कीमतें हैं वो भी कम हो सकेंगी? देखिए, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है
और सिर्फ 2 से $2.5 बिलियन की तजारत इस वक्त जो बायलैटरल ट्रेड है वो एग्जिस्ट करती है। जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ जिसमें ईरान पाक ईरान पावर ग्रिड है, पाक ईरान एनर्जी कॉरिडोर है, इसमें पाक ईरान बॉर्डर इंडस्ट्रियल जोन बन सकते हैं, इसमें पाक ईरान ब्लू अमोनिया बनाया जा सकता है। ये आसानी से पहले फेज में 2 से 4 साल के अंदर ये 30 बिलियन 32 बिलियन डॉलर की तजारत इस बॉर्डर के ऊपर पोटेंशियल जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर फुल कॉरिडोर की तरफ जाते हैं 4 से 6 साल के अंदर इस बॉर्डर के ऊपर 40 से 45 बिलियन डॉलर तक की तजारत जो है वो मुमकिन है, वो पोटेंशियल एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, मैं मियाँ साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं मियाँ साहब एक मिनट इजाज़त दीजिएगा, मैं कुछ चीज़ें लाया हूँ। गुल साहब, ये बातें मैं अक्सर जब आपके वालिद मोहतरम जिंदा थे, अगरीक रहमत करी, ये बात हम किया करते थे। मैं आज एक नए एंगल से आपका टेक लेना चाहता हूँ, मगर मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं आज कुछ फिगर्स निकाल रहा था। पाकिस्तान में इस वक्त सोशल सेक्टर का ये हाल है कि न्यू नेटल कॉम्प्लिकेशन से मरते हैं डेली 675 बच्चे। मैं बच्चों के रेफरेंस से कर रहा हूँ जो कल मरे थे, तो मुझे ये तहरीक हुई। मेल न्यूट्रिशन और चाइल्ड न्यूट्रिशन की वजह से 1,77,000 जो माएँ और बच्चे साल में मर जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ओवरऑल जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं वो 6 लाख हैं पाकिस्तान में, सालाना 1663 बनती हैं। 41% ऑफ मदर्स जो हैं रिप्रोडक्टिव एज की, वो ये एनेमिक हैं, खून की कमी का शिकार है। इसके नतीजे में 44% बच्चे हमारे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ है। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक 6 लाख अताई वतन अजीज़ में लोगों की कत्लेआम कर रहे हैं खामोशी से। अच्छा, नंबर ऑफ जो लोग रिलाई करते हैं नॉन साइंटिफिक मेडिसिन पे, वो 50 से 60% है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो अर्बन है वो कच्ची आबादियों में रहती है। कराची में 90 कच्ची आबादियाँ हैं, 64% वहाँ पे रहते हैं, 60% कच्ची ये एक इकोनॉमिक वेस्ट लैंड है हमारे यहाँ। और आप बहस की हो रही है, आज अडयाला जेल 5 बंदे इंज हो गए, आज ये हो गया है। अब हम डॉक्टर साहब को तकलीफ इसलिए देते हैं और आपको इसलिए तकलीफ देते हैं कि ना तो ये फिगर करते हैं। और मुझे एक सवाल किया, माफ़ी चाहता हूँ मैं आज ज़्यादा बोल गया हूँ। मुझे एक साहब ने कहा, यार ये काई साहब ये फिगर दे रहे हैं आप, तो इसके पता क्यों नहीं चलता? मैंने कहा, इन अमवात से पहले कोई धमाका नहीं होता, इन अमवात से पहले कोई छत नहीं गिरती, इन अमवात के बाद कोई फट्टा नहीं चलता इन स्क्रीनों पर, और ये खामोशी से घरों में तल्फ हो जाते हैं। When will our politics pay attention to these issues and will bring about a change? यार आप क्योंकि सियासत कर रहे हैं, आपकी एक पार्टी है, तो ज़रा हजूर अब आपका टेक। भाई साहब, मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, आपने ये सारे बात बताए और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी सारी फिगर्स दी, इसमें कोई शक नहीं है। मसला यहाँ ये है कि ये जितने भी आपने बताए कि इतने लोग, अभी जब हुकूमत कहती है कि 8,500 कमाने वाला आदमी गरीब नहीं है, और उसको शामिल करके जब वो फिगर्स देते हैं तो वो 47% लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। और अगर उसको आप ना माने तो फिर ये कहीं 70+% बन जाती है जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। अच्छा, फिर इसके अंदर अब मुझे कल बहुत गालियां भी पड़ी क्योंकि मैंने गलती से वो मासूम बच्चियों की तस्वीर दे दी कि जनाब ये देखें, ये हुकूमत का एक बयान आ जाएगा और बस वो बात ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्या दरमियान में जो नक्शा पास करने वाली अथॉरिटीज़ होती हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो सोसाइटियों के लिए चार्ज करते हैं, जो उनको बाकायदा वहाँ से अप्रूवल्स आती हैं, ये सब क्या पैसे नहीं देते? क्या टैक्सेशन नहीं देते? हर साल देते हैं। आप घर का टैक्स देते हैं, आप फलाना टैक्स देते हैं, यानी कि टैक्स करके रख दिया है। तो फिर जब वो गिरता है तो वो कहते हैं नहीं वो तो प्राइवेट था, वो तो गिर गया। करके देखें, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर कोई घर के अंदर जब भी कोई ऐसे कोई काम होता है, आपके बाकायदा इंस्पेक्टर्स होते हैं, बैठे हुए होते हैं, इजाजत लेनी पड़ती है। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं। बड़ी तफसील से इन्होंने बात की। मैं एक बड़ा और नाजुक, आप पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं, ये जो हमारी स्टेट है एक ऑक्सीमोरॉन लगता है मुझे पाकिस्तान। अगर हम बाहर देखें डिप्लोमेटिकली तो हमारा कद आसमान की तरफ जा रहा है, अंदर देखें तो ये जो कंट्राडिक्शन है। और दूसरा आप ये बताएं, फॉर हाउ लॉन्ग वी कैन सस्टेन ये जितनी नेग्लिजेंस है, करप्शन है, आज हम कहाँ खड़े हैं? सिर्फ कर्जों पे ही तो हमारा है इन्हिसार। तो डू यू थिंक दिस इज़ पॉलिटिकली या सोशली वायबल है? क्या ये इंडस्ट्रियल अनरेस्ट को जन्म नहीं दे सकता? डॉक्टर साहब।
साहब, आप बड़ी रिसर्च करके जो फिगर्स और डेटा और अदाद शुमार सामने लेके आए हैं वो बड़े संगीन हैं, लेकिन उनके पीछे क्या ये खुदा ने दिए हैं? मैं समझता हूँ कि ये इंसान की देन है, ये हमारी पॉलिसी की देन है। आप अंदाज़ा कीजिए कि बजट के ऐलान से 2 दिन पहले तरक्याती बजट का ऐलान किया जाता है। इस साल जो तरक्याती बजट है वो सूबों का और विफाक का मिला के कोई 3.8 खरब रुपए है। ये कोई आसमानी रुपए नहीं है, कोई हवाई रुपए नहीं है, ये एक्चुअल आपके और मेरे टैक्स के पैसे हैं जो मुख्तसर कर दिए गए। दिस इज़ रियल मनी। और आप अंदाज़ा करें कि मैं सोच रहा था कि अगर ये 3,600 खरब रुपया सही सिमत में खर्च कर दिया जाए तो वो जो बीमार पाकिस्तानियों का आपने जिक्र किया, जो कमज़ोर पाकिस्तानियों का जिक्र किया, उन पाकिस्तानियों का जिक्र किया जो सराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, आप सोचिए 3.6 या 7 खरब रुपए से लगभग हर साल 11,000 नए स्कूल बनाए जा सकते हैं पाकिस्तान में। क्योंकि मैंने प्लानिंग कमीशन की जो फिगर्स देखी हैं वो कहते हैं कि 10 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनाते हैं। तकरीबन 15 करोड़ रुपए का एक वो बेसिक हेल्थ यूनिट बनाते हैं जिसको मिनी अस्पताल कह लें, मिनी क्लिनिक कह लें। तकरीबन 6,500 सालाना की बुनियाद पे जो पैसा मुख्तस कर दिया गया हैज़ ऑलरेडी बिन एलोकेटेड, उससे तकरीबन 6,500 से 7,000 मिनी अस्पताल बन सकते हैं। ये तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का 1 किलोमीटर रोड का बनाते हैं। हर साल 45,000 किलोमीटर नई रोड पाकिस्तान में बन सकती हैं उन पैसों से जो एलोकेट कर दिए गए। तकरीबन 3 से 4,000 साफ पानी के और सैनिटेशन के मंसूबे बन सकते हैं। तकरीबन 25 करोड़ रुपए का प्लानिंग कमीशन वाले एक मंसूबा ऐसा बनाते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि वसाइल की कतन कमी नहीं है इस मुल्क के अंदर। वो जितनी भी बीमारियां और जितनी भी कमजोरियां आपने गिनवाई वो हमारे पॉलिसी के नतीजे में है, वो खुदा की देन नहीं है। वो आप सोचिए कि इंसान की देन है, वो हुकूमत। लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, पॉलिसी जो है, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी के पर इम्प्लीमेंटेशन ही मसला है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल मौजूद है, आप जैसे एक्सपर्ट मौजूद हैं, एडवाइज़र मौजूद हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं उठाया जाता। ये हमारी बदकिस्मती है बसीयत कौम। सर मैं दोबारा ईरान पर ही फोकस करता हूँ। आपने 900 किलोमीटर का बॉर्डर बताया और उस बॉर्डर पर जो है ये भी दो उनके जो एक और पोटेंशियल है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो रखूँगा कि आप उस पर जो है रहनुमाई करें। 2 बड़ी उनके पास बंदरगाहें हैं जिसमें बंदर अब्बास है, चौबहार है और पाकिस्तान के पास ग्वादर है। अगर ईरान के साथ इस पर तजारत शुरू कर ली जाए जो कि कोस्टल एरिया पर होगी और CPEC 2 में ईरान को शामिल किया जाए तो पाकिस्तान, चाइना और ईरान कितना बड़ा वॉल्यूम हो सकता है इसका तजारत का, जो कि पूरे यूरोप के साथ आगे तजारत हो सकती है, सेंट्रल एशियाई रियासतों के साथ हो सकती है, रशिया तक और तुर्की तक तजारत जा सकती है। देखिए ग्वादर चाबहार एक कॉन्सेप्ट कहलाता है ट्विन पोर्ट मॉडल्स, यानी कि इस तरह नहीं कि ये हम एक दूसरे के हरीफ बना दें चाबहार और ग्वादर को, ये इत्तेहादी पोर्ट बन जाएं और दोनों शराकतदारी में अगर ये काम किया जाए और तजारत खोली जाए तो जो मैं बात कर रहा हूँ जिसमें ईरान पाकिस्तान पावर ग्रिड है, ईरान पाकिस्तान एनर्जी कॉरिडोर है, ईरान पाकिस्तान इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, इसी तरह ट्विन पावर जो आपका चाबहार और ग्वादर का पोर्ट बन सकता है। जो मेरा तखमीना है, मैंने इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो आपके सामने रखे, अगर उनको एक एक करके गिना जाए तो पहला फेज जो बनता है जिसको 2 से 4 साल में मुकम्मल किया जा सकता है, आप सोचिए कि 30 से 35 अरब डॉलर की तिजारत इस कॉरिडोर के ऊपर की जा सकती है। अगर ये फुल कॉरिडोर बनता है, 4 से 6 साल का पीरियड लगता है, तो हम कहीं 40-45 अरब डॉलर की तिजारत सालाना इस 900 किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर जो है वो इसका पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और सोचिए अभी हम 2-2.5 बिलियन से ऊपर नहीं जाते, तो यहाँ पे जो करंट है वो 2-2.5 बिलियन है और पोटेंशियल जो है वो 40-45 बिलियन तक जाता है। और जितना भी ये ज़ख़ीरा है, अब सोचिए इस वक्त दुनिया भर की जो बड़ी कंपनियाँ जो
वहाँ पे 208 अरब बैरल तेल का पड़ा है, वो तकरीबन 20 से 21 ट्रिलियन डॉलर की आज मार्केट वैल्यू बनती है। उसको निकालने के लिए यहाँ पे 300 से 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होनी है। आप सोचिए, अमेरिका की जो सबसे बड़ी तेल की कंपनीज हैं, जिसमें एक्सन मोबिल है, जिसमें कॉनोको फिलिप्स है, श्लम्बरजे है, हेलिबर्टन है, चीन की बड़ी कंपनी है, पेट्रो चाइना है, चाइना पेट्रोलियम है, इन सब की नज़र लगी है उस 208 बिलियन बैरल तेल के ऊपर। ये सब वहाँ पे फाइनेंसिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं और वहाँ से अपना अपना हिस्सा जो है वो निकालना चाहते हैं। और ये है पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर। तो पोटेंशियल तो बेतहाशा है सारे खत्ते में। अब मामला अच्छा, नहीं डॉक्टर साहब, एक और बात, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, मगर एक बड़ी मुझे बात, आपकी बात से बात याद आ गई मुझे। अब नदीम उल हक साहब को मैं सुन रहा था, वो जो इकोनॉमिस्ट हैं, प्लानिंग कमीशन में भी शायद रहे, वो ये कहते हैं, अब्दुल्ला गुल साहब मैं आप जरा दीजिएगा, एक पॉलिटिकल भी चूँकि इसमें डायमेंशन है, वो कहते हैं कि हम बदनसीब और गरीब मुल्कों के नसीबों में खड्डे आते हैं। जो मादनियात हैं इसकी मिल्कियत तो एम्पीरियलिस्ट पावर्स हैं, वो आते हैं, जिस तरह वो अफ्रीका में आए, निकाला सामान, पोटेंशियल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। क्या पॉलिसी मेजर चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर द पीपल हु रन द अफेयर्स और जिनके हाथों में इस मुल्क की हमारी डेस्टिनी है, आर दे केपेबल इनफ? नंबर वन, उनकी नीयत है कि यहाँ पर कहीं खड्डे ही न रह जाए, सामान सारा बाहर निकल जाए? गुल साहब, देखिए, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यह है कि जब विल होती है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सबसे पहली बात यह है कि क्या आप जो पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के असूल के मुताबिक चलेंगे। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि अगर पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के असूल पे चले, उन शराइत पर चले, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा मासवाए छनकने के। और अगर आपने आगे बढ़कर ईस्टर्न वैल्यूज के ऊपर और लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाते हुए चाइना की सोच के ऊपर चले, तो आपके लिए मादनियात भी हैं, तरक्कियां भी हैं, खुशहालियां भी हैं। बसूरत दीगर आप देख लीजिए कि जैसे ही आपसे काम निकलेगा, आपको यूज टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाएगा। आपको कुछ अरसे के अंदर ये नजर आना शुरू हो जाएगा। कल वाटर सेमिनार के ऊपर ही अगर आप गौर करें, तो जो आर्बिट्रेटर थे और जो गारंटर्स थे, वो कहाँ थे उसके अंदर? यानी कि दूल्हा तो मौजूद था, वो बाराती आ गए थे, दूल्हा मौजूद नहीं था। तो असल मसला ये है कि हम क्या किस सोच के अंदर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल सही है कि तकरीबन 36 बिलियन डॉलर हम कमा सकते हैं, पाकिस्तानी कौम का तकलीफ खत्म हो सकती है, लेकिन क्या हमने मगरिब की पॉलिसी से दूर हो गए हैं या अभी भी हम जो मगरिब को सजदा है वो हमने जारी रखा? अब्दुल्ला गुल साहब, एक और पोटेंशियल है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, वो भी ईरान में है। वो ये है, वहां बहाली का काम होना है, वहां पर तामीर नौ का काम होना है। और वो तामीर नौ का काम कौन करेगा? तामीर नौ का काम जो है यूरोपियन कंपनियों को इजाज़त नहीं देगा ईरान, ना अमेरिकी कंपनियों को इजाज़त देगा, ना भारतीय कंपनियों को इजाज़त देगा। वो चाइनीज़ कंपनियां और पाकिस्तानी कंपनियां करेंगी। तो इस हवाले से कितना बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के लिए, कितना बड़ा मौका है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। और ईरानी सदर जब यहाँ आए या उनका बाद में उनका वफ्द यहाँ पर मौजूद था, तो इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त हुई है? मियाँ साहब देखें, बात यह है कि जो उनके पास, आपने दुरुस्त कहा कि बगैर मुल्की कंपनियां आएंगी और वो वहाँ उनको आने नहीं देंगे। जाहिर है यूरोप के दीगर ममालिक के, तुर्किया की कंपनी वगैरह आएगी, बायंदर वगैरह ऑलरेडी उनके साथ बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत सारी FWO जा सकती है, NLC जा सकती है, दीगर कंपनियां और प्राइवेट इजहार कंस्ट्रक्शन, इस तरह से दीगर कंस्ट्रक्शन जो हैं ये जा सकते हैं। काम करना जानते हैं, अपना काम जानते हैं, और 300 बिलियन डॉलर के ये प्रोजेक्ट्स होंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है और ईरान आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप जाना चाहते हैं? आपका गुल साहब, मैं वक्त की कमी की बाइस मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ। मैं एक चाहता हूँ डॉक्टर साहब का छोटा सा टेक लूँ। डॉक्टर साहब, एक तो ये खड्डा थ्योरी के बारे में बताइएगा जो मैंने कही है, क्योंकि प्योरली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। और सेकेंडली सोलर पे भी बात करना चाहता हूँ। सोलर पे पाबंदी अमेरिका ने लगाई है, 85% सोलर पैनल चाइना बना रहा है। तो बिल हम इसी को ही अगर कर लें तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, ये बिजली का जो गंद डाला हुआ है, डॉक्टर साहब, इन दोनों हवालों से कि क्या पॉलिसी हो जिसमें ये ना हो कि हम बिल्कुल छिलके पीछे रह जाएं और गूदा लेके वो निकल जाएं। एंड सेकेंडली सोलर बहुत बड़ा सोल्यूशन है, हम कर पाएंगे? डॉक्टर साहब,
तो ये काजी साहब, पहली बात तो ये है कि हमें मुल्क के बारे में जो पॉलिसी बनानी है वो जज्बात से बालातर होकर बनानी है। इस वक्त इस खित्ते में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह अमेरिका और चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिस तरह अमेरिका और चीन ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी इकॉनमीज बहुत बुरी तरह एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। बेतहाशा सस्ता माल बनता है चीन के अंदर और अमेरिका उस माल के ऊपर, अमेरिकन कंपनियां उस माल के ऊपर उनका बहुत बड़ा इन्हिसार है। जो सरप्लस क्रिएट होता है, अरब हार्ड डॉलर का सरप्लस चीन के अंदर क्रिएट होता है, वो सिवाय अमेरिकन कैपिटल मार्केट के अंदर और दुनिया में कोई मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती जहां उसको री इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये रियलाइज करें कि वो दोनों बड़ी पावर, सुपर पावर आपस में जो है उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज होने चले और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद पॉलिसी होगी। दोनों हमारे दोस्त हैं। देखिए, दुनिया भर में काम वो होता है जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो। जो ईरान में तेल निकाला जाएगा, गैस निकाली जाएगी, वहाँ पे वो कंपनियाँ आएंगी जिनके पास कैपिटल होगा, जिनके पास टेक्नोलॉजी होगी। उसमें चाइनीज़ कंपनीज भी होंगी, उसमें अमेरिकन कंपनीज भी होंगी। ये सब कंपनियां आपस में आप समझिए कि कम्पीट करेंगी और फिर उसके नतीजे में उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। जज्बाती तौर पे ये कर लेना कि हमने एक भारी ताकत को, बड़ी ताकत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना है और सारे अंडे जो हैं वो किसी एक ही ताकत की टोकरी के अंदर डाल देने हैं, ऐसा पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हमारे साथ फ़रूख सलीम साहब थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमने समझने की कोशिश की हाउ कैन वी बेनिफिट इन दिस चेंज एनवायरनमेंट। फिर हमने ये भी शक्ल डाली कि हमारी हालत ज़ार क्या है। ये सारी कोई ऐसी बातें नहीं है, आप गूगल करें, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर निकल आएंगे। इसके लिए कुछ ही PhD की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैंने बहुत से फिगर इख्तिसार की खातिर कम दिए हैं, मगर ये जो हमारा सोशल सेक्टर है उसकी हालत ज़ार आपके सामने। एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे ऑटो इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़े फ्लक्स में है और ट्रांसपोर्ट का इशू हमेशा एक नुमाइशी मनसूबे किए। हर आदमी को या अपना मोटरसाइकिल चाहिए या अपनी गाड़ी चाहिए या फिर वो पैदल चले या साइकिल पे चले। तो ये मामला है, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन कार डीलर्स दरामद कुनिंदगान एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब मियाँ शुएब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब साहब। हजूर, मैं आज भी था जेल रोड पे कुछ अपने कार डीलर्स के पास, तो एक अजीब ही मुझे मायूसी सी नज़र आई उनकी गुफ्तगू सुनकर। फिर ये था कोई SRO आया है, 15,000 गाड़ियाँ उन्होंने एग्जेम्प्ट की हैं कि जी इनको अंदर ले आएँ और जो है बाद में जो है वो दोबारा पाबंदी लग जाएगी। कारें सस्ती हो रही हैं और जो ये 15,000 गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो ये किस ज़मन में आ रही हैं, हु इज़ द बेनिफिशरी, और कार मार्केट कहाँ चल जा रही है इन द वेक ऑफ चाइनीज़ जो एक इन्वेजन हुआ है मार्केट पर। शुएब साहब। सर, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। जनाब, अर्ज ये है कि बहुत सी डिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त मार्केट में जो है वो ये है कि जो 15,000 गाड़ियों का सब कुछ भी नहीं है। 15,000 तो क्या 2-3,000 की भी हमारी पोर्ट पे गुंजाइश नहीं है, तो ये 15,000 गाड़ी कहाँ से आ गई है? ये डिस इन्फॉर्मेशन आई डोंट नो कौन फैला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा था कि 300 से 350 के करीब गाड़ियाँ यहाँ पे शिप हुई हैं फ्रॉम फरवरी, जबकि इसका एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिस्ट्रिक्ट किया था कि जब तक प्री इंस्पेक्शन इसकी नहीं हुआ करेगी, इंस्पेक्शन जो है वो उस वक्त तक गाड़ी शिप नहीं हो सकती। लेकिन कुछ लोगों ने जो है ना वो विदाउट प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन जो है ना गाड़ी शिप कर दी थी, तो वो जो है वो कस्टम ने रोक ली हुई थी। तो उसके बाद जो है ना ये अब जाके जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्लैरिफिकेशन दी थी कस्टम्स को कि जो गाड़ियाँ ऐसी आई हुई है जिसकी के प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन हुई है उनको आप रिलीज कर दें और उसकी वन टाइम जो है ना एक परमिशन को दे दें, लेकिन जो है उसके ऊपर भी उसकी चेकिंग कर लें। अच्छा, गोया ये डिसइंफॉर्मेशन एसोसिएशन है वो जी मियाँ साहब वो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन आज जो है वो जो बजट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है और आज जो SRO आया है, नोटिफिकेशन आया है, उसके मुताबिक 1 जुलाई से
गाड़ियों पर जो है वो कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो दरामदी गाड़ियां हैं उन पर कम कर दी गई है। और इसमें ये बताया गया है कि 800 सीसी से लेकर 2000 सीसी तक गाड़ियों पर जो है ये ड्यूटीज़ कम की गई हैं और बतदरीज कम की जाएंगी। इससे ये कितना बड़ा रिलीफ है और जो दरामदी गाड़ियां हैं वो कितनी सस्ती हो सकती हैं, और मौजूदा जो कंपनियां हैं उन्होंने भी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर दी है, इसकी क्या वजह है? जी, इस पे जो है वो वजह ये है कि जो 2000 सीसी से कम गाड़ियां हैं उनकी ड्यूटीज में जो है ना रद्द-ओ-तबदल किया गया है, उसमें ड्यूटियां कम की गई हैं। अभी उसके हम जो अभी मेरे सामने एसआर तो नहीं है लेकिन उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन जो सुने में आ रहा है वो ऐसे ही है। लेकिन उसमें थोड़ा सा बाम ये है कि जो 1200 से कम गाड़ियां हैं सीसी से जो कम आती है वो डॉलर ड्यूटी में आती है, उसकी जो है ना वो जो उस पे इतलाक है उसका ड्यूटीज का कम होने का वो नहीं हो रहा, और उसको जब तक उसको एक भी अभाव दूर नहीं किया जाता इसमें ये एक अजीब वजह एनोमली रहेगी कि वो जो 12 सीसी से कम गाड़ी है उनकी ड्यूटियां जो है वो कम नहीं होंगी, तो जो 1200 से ऊपर है 18 सीसी तक उनकी ड्यूटियां कम हो जाएगी। ये गलत बात है। तो इसके लिए इसका जो भी है इसको खैर जो भी इसके गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको इसका नोटिस लेके तो ये क्लैरिटी देनी चाहिए ताकि जो एक कम आमदनी वाले जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो कि ऐसी गाड़ियां जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको तो जो 660 उन पे गाड़ियों पे रिलीफ होना चाहिए, तो वो अभी तक उसका क्लैरिटी। लेकिन मियां साहब जो मेरे सामने फिगर्स आए हुए हैं, जो मेरे सामने डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं उसके मुताबिक 800 सीसी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी जो है 50% से कम कर 30% कर दी गई है, और जो 800 से 1000 सीसी की गाड़ियां हैं उन पर कस्टम ड्यूटी 55% से कम करके 35% कर दी गई है, और जो 1300 सीसी तक गाड़ियां हैं उन पर जो कस्टम ड्यूटी है वो 60% से कम कर 40% कर दी गई है। इस तरह जो एडिशनल ड्यूटी है वो भी कम की गई है और रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो भी कम की गई है, उसमें दस्तूर जो है वो कमी की जाएगी। तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा। जो दरामदी गाड़ियाँ हैं वो कितनी सस्ती हो सकती हैं, यानी 800 सीसी की गाड़ी की अगर जो कस्टम ड्यूटी है वो 50% से कम होकर 30% हो जाती है तो गाड़ी कितनी सस्ती हो सकती है? देखिए जी, जो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी जो एनोमली है सबसे पहले तो ये दुरुस्त करनी, क्योंकि ये जो 1200 सीसी जो गाड़ी से नीचे गाड़ी है वो डॉलर ड्यूटी में इन्होंने फिक्स की हुई है। इसके ऊपर जो इसकी एनोमली है, अगर ये ड्यूटी जो जैसे वो बजट में इसको जो है ना जो इन्होंने भी नए इक़दाम आया, ये क्लैरिटी जो है ना लेनी जरूरी है। लेट्स से कि मैं अज्यूम करता हूँ कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि वैसे ही उसकी वो ड्यूटी का जो है ना फर्क आ जाता है, और उसके साथ जो है ना वो जो एक आपकी सारी कॉस्टिंग है वो सामने आती है। तो मेरे हिसाब से तो जो है ना अगर जिस गाड़ी की ड्यूटी 10 लाख है तकरीबन उसमें 2 से 2.5 लाख का फर्क आना चाहिए, और जिसकी गाड़ी की ड्यूटी 20 लाख है उसमें लाजमन जो है 4 से 5 लाख का फर्क आना चाहिए ड्यूटी में। ये यहाँ तक तो मुझे समझ आती है। अच्छा शुएब साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। एक तो मैं आपके प्रोजेक्ट में पूछना चाहता हूँ, यहाँ एक फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के हवाले से आपने हमारे प्रोग्राम पे ही प्लेटफॉर्म से बात की थी, वो कहाँ पहुँचा? और सेकेंडली एक प्राइस वार शुरू हो गई है, 13 लाख इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो थी वो फ्रांस की उस पर नीचे आ गया, उस पर कोरियन गाड़ी पर भी आ गया, और चाइना का भी फैक्टर इन हो, जो लोग कन्फ्यूज़ हैं वो कन्फ्यूज़ है। रोज़ नई एक गाड़ी आ जाती है, अगले दिन पुरानी हो जाती है चाइना की, और लोगों को समझ नहीं आ रही क्या लें और क्या करें। एक तो ये बताएं, और पहला वो भी कि हमारा वो प्रोजेक्ट कहाँ रह गया? गाजी साहब, जो आपका ये बड़ा पॉइंट है ना, जो आप कह रहे हैं कि बहुत सी नई गाड़ी आ रही है, देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छाई है कि जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर जिसके लिए सब ये पहले जो मोनोपोली बनी थी 3 कंपनियों की वो टूट गई है। अब आपके पास चॉइस है। अब जो कस्टमर है वो उसको अपना समझना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ लेनी है, क्या नहीं लेनी है, और किसकी मुझे रीसेल गाड़ी जो है ना उसकी होगी, बाद में नहीं होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में प्रॉब्लम ये है कि वो उसकी अभी तक जो है ना वो उस थ्रेशोल्ड तक हम लोग नहीं पहुंचे, कोई दुनिया की कंपनी नहीं पहुंची जहाँ पे ये दावा कर सके कि इससे अच्छी गाड़ी या इससे अच्छी जो आपकी क्या कहते हैं उसे माइलेज की या जो अपना उसकी बैटरी की पावर है वो नहीं आएगी। तो हर जो है दूसरे दिन ही हर एक महीने के बाद गाड़ियों की जो है ना उसमें चेंजेस आती रहनी है। तो इसलिए जो है ना प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में और जो ईवी जो ये हाइब्रिड में है, इस पे अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको मार्केट को सेटल होने में, मे बी के 1 से 2 साल 3 साल लग जाए। लेकिन इस दौरान में जो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता जो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक तरफ, तो ये एक बड़ी खुशहाल बात है जी। इस पे तो हमें इसको वेलकम कहना चाहिए कि खुदा करके वो मोनोपोली टूटी है, और इस पे मैं प्राइम मिनिस्टर के भी बड़ा इस पे थैंक यू भी कहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा इकदाम किए हैं, जिससे कि चाइनीज भी आए। अब इसमें सारे प्लेयर, इसमें सारी जो आपकी बहुत सी ऐसी
कंपनी आ रही है जो दुनिया में जो अपना लेटेस्ट वर्जन है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इट विल टेक टाइम कि सबको सेटल होने में। तो मैं इसलिए थोड़ा सा उस पर कॉशियस हूँ आगे के इसको, लेकिन अभी बहरहाल टाइम लगेगा। जैसे जैसे सबसे जरूरी इसमें ये है कि आपकी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, चार्जिंग स्टेशंस का और ये सब चीज़ें, ताकि लोग जो है ना इसकी तरफ आ सकें। बहुत शुक्रिया मियाँ शुएब, चेयरमैन कार्डिस दरामद कुनिंदगान एसोसिएशन के सरबराह हमारे साथ थे। मियाँ साहब, क्या आपकी सेंस है, उन्होंने तो कहा ये खुश आइंदा गाड़ियाँ आ भी रही हैं, चलें वो तो हो गया, सोलर पे एक सोलर की प्राइस में कमी बड़ी अजीब सी लग रही है, ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है। अगर बैटरीज पे भी कमी आई है और उस पर सोलर पे भी, तो क्या कुछ शिफ्ट और चेंज आया है? पहले तो सोलर के पीछे ही हम पड़े हुए थे, तो अब ये चेंज ऑफ हार्ट्स कैसे हुआ है मियाँ साहब? देखिए काजी साहब, आज खुशखबरियों का दिन है, क्योंकि आज बजट जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है और उसमें बहुत सी खुशखबरियां भी हैं। साथ साथ ये कहा जा रहा है कि वो नए टैक्सेस वगैरह, लेकिन खुशखबरियां ये हैं कि सोलर पैनल्स आज ही जो है वो उनकी कीमतें कम हो गई हैं और सोलर इन्वर्टर भी कम हो गए हैं, कीमतें कम हुई हैं, और जो बैटरीज हैं उनकी कीमतें भी कम हुई हैं। इसमें बताया ये जा रहा है, बाकायदा तौर पर आज हमने मार्केट को चेक किया रावलपिंडी में, राजा बाजार में, तो उस मार्केट में भी फौरी तौर पर कमी आई और सोलर पैनल्स में फ़ी प्लेट जो है वो 3,000 रुपये कमी आई है और 5,000 रुपये फ़ी पैनल तक जो है वो इसका इम्कान है कि आइंदा चंद दिनों में मज़ीद सस्ता होगा और इससे भी सस्ता जो है वो मज़ीद मिलेगा। और वहाँ मार्केट के जो दुकानदार हैं वो बता रहे थे कि जो इसमें लिथियम बैटरी है उसमें 20,000 रुपये जो है वो कमी आई है और इसमें 50,000 तक जो है वो कमी होने का इम्कान है। और सोलर इन्वर्टर जो है वो 10,000 रुपये कमी आई है और 30,000 रुपये मज़ीद जो है वो सोलर इन्वर्टर सस्ता होने का इम्कान है। सोना आज फिर दोबारा जो है वो सस्ता हो चुका, आज 4,100 रुपये जो है वो फ़ी तोला सोना पाकिस्तान में, बल्कि 5,200 रुपये फ़ी तोला जो है वो सोने की कीमत में कमी हुई है। और अब तक जब से ये जंग लगी है ये 55,000 रुपये जो है वो कम हो चुका है। और आज मेरी बात हो रही थी गोल्ड मार्केट में, तो वो कह रहे थे कि मज़ीद जो है वो कमी का इम्कान है, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आएगी और इसकी कीमतें जो है वो 2 लाख रुपए तक जाने का इम्कान है। मियाँ साहब बात जो है मियाँ साहब, अच्छी बात है चीज़ें सस्ती हों, मगर ये बात जो रहेगी तशना, हम कल उस पर बात करेंगे। चले अब सोलर तो सस्ता हो गया, मगर वो जो फ़ायदा था उनको, वो नेट मीटरिंग को किधर कर रहे थे, वो बिलों में क्या होगा और क्या वो जो फ़ायदा आवाम को जाता है कहीं IPPs की लॉबीज़ उसके रास्ते में तो नहीं आन खड़ी होंगी, बल्कि खड़ी तो हैं, मगर आगे क्या होगा कल मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।